रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में जो चीजें याद रखने वाली हैं, वो पहली चीज याद रखने वाली है कि इसमें कभी भी रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं करके डेप्रिसिएशन लेना से डायरेक्ट कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन अप्लाई करते हैं। एक बात, डेप्रिसिएशन रेट ऑलवेज अप्लाइड विदाउट deduction of a residual value, without deduction of a residual value। फिर दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट है, if rate is not given, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर रेट गिवन नहीं होगा तो आप रेट का एक फार्मूला लिखोगे 1 माइनस आर ओवर सी होल पावर 1 ओवर एन। जो भी आंसर आएगा उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, जो भी इसका आंसर बनेगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, अब पहले तो, और इसमें सबसे ज्यादा ना लेजर साथ साथ बनाएंगे ताकि हमें साथ साथ पता चल जाता है कि बुक वैल्यू जो हमें चाहिए वो किस तरह से फाइंड करनी है। अभी अगर कल हमने एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन किया था, अच्छा फार्मूले की जो एप्लीकेशन है ना वो हम किसी एक दिन ही करेंगे सारी, पहले हम नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे। अगर हम एक वैसे ही वार्म अप के तौर पर एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हम एसेट परचेज करते हैं एट 1/7/2022 फॉर रुपीज 200,000 with a residual value rupees 40,000 and useful life is 8 years. Find depreciation amount for 3 years with reducing balance method. With reducing balance method. अब अगर ये आखिरी लाइन ना लिखी होती इस क्वेश्चन के अंदर तो ये क्वेश्चन हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से करना था। अगर आखिरी लाइन ना लिखी होती तो ये क्वेश्चन हम किससे करते? स्ट्रेट लाइन मेथड से। आखिरी लाइन की वजह से हमें पता चल गया कि मेथड क्या है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर आपके पास रेट होना जरूरी है, लाइफ का कोई फार्मूला नहीं। तो फिर हमें रेट चाहिए तो रेट हम फाइंड कर लेंगे, रेट फाइंड कर लिया तो फिर काम हमारा हो गया। तो जब हम रेट फाइंड करेंगे तो रेट का फार्मूला होता है 1 माइनस आर ओवर सी 40,000 ओवर होल पावर 1 ओवर 8। अच्छा, जब मैथ में ऐसे सवाल करने हो ना तो फार्मूला लिखना बाद में वैल्यू पुट करना ये जरूरी होता है। अकाउंटिंग में नहीं ऐसा करना और ना ही ऐसा होता है। लिख दो तो टाइम वेस्ट है, ना लिखो तो ज्यादा अच्छा है। आप डायरेक्ट फार्मूला पुट कर सकते हो, बस आपको दिमाग में फार्मूला आना चाहिए, आप पेपर में डायरेक्ट पुट करके अपना निकालो आंसर। कितना आंसर आ रहा है? 18.2%। अब हमारा क्वेश्चन हो गया। उसने कहा जी 3 सालों की डेप्रिसिएशन फाइंड करें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तहत। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जी डेप्रिसिएशन 30th। अच्छा, ये ईयर एंड हमें नहीं बताया तो क्या लिखें? जून लिख लें?
या दिसंबर लिख लेते हैं, 31 दिसंबर हर साल का लिखते हैं। 31 दिसंबर 22, 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 18.2% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, 182। ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई पहले साल की 18,200, माइनस कर देंगे तो हमारे पास बुक वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ गई बुक वैल्यू? 18। फिर हमें डेप्रिसिएशन चाहिए 31 दिसंबर 20। बस यही तो फर्क है। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो हम 2 लाख के ऊपर दोबारा परसेंटेज लेते, और ये WDV मेथड है तो हम क्या करेंगे, बुक वैल्यू के ऊपर रेट अप्लाई करेंगे। तो कितना आंसर आ गया? 130,330,888। फिर इसको माइनस किया तो कितनी बुक वैल्यू आ गई? 148,712। अब उसके बाद दोबारा डेप्रिसिएशन लेते हैं। 31 दिसंबर 24 मल्टीप्लाइड बाय 18.2%, 270666। कितनी बुक वैल्यू आ गई? 1515 121646। इस मेथड का नो डाउट अगर कोई नुकसान है तो इसका फायदा भी है। नुकसान यह है कि फिक्स डेप्शन नहीं आती, और फायदा यह है कि बुक वैल्यू इसकी साथ ही फाइंड हो जाती है। फायदा इसका क्या है मेन, कि बुक वैल्यू साथ ही फाइंड हो जाती है। हाँ जी, अब हम नेक्स्ट चले इसके अच्छे सवालों के ऊपर। अभी एक और सवाल लिखते हैं ब्रॉड ऑन और एडिशन वाला, और फिर एंड पे चलेंगे ब्रॉड ऑन, एडिशन और डिस्पोजल वाला। आज हमने बेसिक डेप्रिसिएशन को खत्म करना है। मतलब पहला हमारा क्या केस है, अभी हमने सिर्फ डेप्रिसिएशन फाइंड करना सीखी है, लेजर बनाने सीखे हैं और जर्नल एंट्री, कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा अभी तक। तो क्वेश्चन एक लिखे जरा। ब्रॉड ऑन है हमारे पास 123 को ₹500,000। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है इस डेट को 220,000। at 1,423 asset purchased for ₹200,000 at 1,1023 another asset purchase for ₹300,000 at 1,623 and other asset purchased for ₹700,000. Rate of depreciation 10% WODV. Year end 31 दिसंबर। हाँ जी, डिस्पोजल नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये WDV का एक छोटा सवाल करके फिर आगे चलते हैं जी। नहीं, अभी हमने लेजर भी बनाया। अब हमने टेक्निक सीखनी है कि हमने इसको किस तरह से अप्रोच करना है।
अब एक अप्रोच तो ये है कि हम डेप्रिसिएशन फाइंड कर लें, और आपको पता है डेप्रिसिएशन फाइंड हो जाए सब कुछ हो जाता है, लेकिन इसमें ना एक प्रॉब्लम है, हमें हर दफा ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू चाहिए होती है, क्योंकि हमने बुक डेप्रिसिएशन किस पर अप्लाई करेंगे, बुक वैल्यू पे। जो खरीदा है वो तो चलो डायरेक्ट कॉस्ट पर अप्लाई होगी, क्योंकि उसकी बुक वैल्यू भी वही है। जो एसेट हमने खरीदा है अभी डेप्रिशिएट हुआ ही नहीं है, फिर तो कॉस्ट भी वही है, बुक वैल्यू भी वही है। लेकिन जो पहले एसेट पड़े हुए हैं वो तो डेप्रिशिएट हुए हुए हैं, तो बताए कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन अप्लाई करेंगे या बुक वैल्यू पे? अब हमें हर दफा बुक वैल्यू चाहिए। अगर तो है पहला साल तो फिर तो कोई टेंशन नहीं, बट अगर दूसरा तीसरा या चौथा साल 2 सालों के मुसलसल बनाने हो ना, तो फिर हमें साथ साथ लेजर भी बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे अगर हम इस सवाल को स्टार्ट करते हैं, इस सवाल को क्योंकि हम अपनी आदत के हिसाब से, क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन के ऊपर सबसे ज्यादा कमांड होती है, हम डेप्रिसिएशन अप्लाई कर देते हैं। हम लिख देते हैं जी डेप्रिसिएशन फॉर 2023, डेप्रिसिएशन फॉर दिसंबर 2023। क्या अप्रोच होती है हमारी? पहला स्टेप क्या होता है? ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल। ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल तो है ही नहीं इस साल, तो मैं यहां पर लिखूंगा ब्रॉड ऑन और उसकी डेट भी लिख दूंगा 1/1/23। अब जब मैंने इसको ब्रॉड ऑन को डेप्रिशिएट करना है, तो आप मुझे बताएं मैं बुक वैल्यू लूंगा या कॉस्ट लूंगा? अगर ये मेथड है स्ट्रेट लाइन तो फिर मैं कॉस्ट लेता, अगर मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड तो मैं बुक वैल्यू लूंगा। अब आप अपने क्वेश्चन में देखें कि आप लोगों के पास 5 लाख है कॉस्ट और 2,20,000 है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो इसके दो तरीके हैं, कैलकुलेटर पे माइनस करके बुक वैल्यू लिख दो, या वहां पर 5 लाख माइनस 2 लाख लिख कर, ये आपकी अपनी मर्जी। क्या तरीकाकार है? या तो ऐसा करो कि 5 लाख माइनस 2 लाख 3 लाख डायरेक्ट लिखो, या दूसरा तरीकाकार क्या है? दूसरा तरीका यह है कि आप तरीकाकार ये इस्तेमाल करें कि बुक वैल्यू फाइंड करने का जो तरीका आपके पास है, 5 लाख माइनस 2 लाख, ये आपके पास आ जाएगा 2,20,000 है, 2,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, तो ये आपके पास आ गया 28,000। या दूसरा तरीकाकार ये था कि आप डायरेक्ट 2,80,000 लिखकर 10%, यानी कैलकुलेटर भी कर ले। मेन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि यहां पर बुक वैल्यू आनी चाहिए, रेट बुक वैल्यू पर अप्लाई होना चाहिए। ये डायरेक्ट मैं क्यों कहता हूं? वो इसलिए कहता हूं कि ये ना जब हमारा डिस्पोजल भी आएगा ना, वो लाइन लंबी हो जाएगी ज्यादा, इसलिए। अदरवाइज वो ज्यादा तरीका बेस्ट है कि हमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। अदरवाइज आप लोग इसलिए डायरेक्ट माइनस करके लिखोगे तो ज्यादा अच्छा फील होगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं? एडिशन। हाँ जी, पहला एडिशन क्या है? 1/4/20। कितने का एडिशन? 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 9/2 कितना? 15,000। फिर एक एडिशन है सेम, किस डेट को? 1/10/20। कितना है? 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 3/75। आप प्रेजेंटेशन के तरीके देखा करें और उसको फॉलो भी किया करें। देखिए सारी डेप्रिसिएशन लाइन वाइज आ रही है, कैलकुलेशन का एक ब्लॉक है, डेट लिखने का एक कॉलम है। इस तरह से क्या होगा कि आपके ना वो क्वेश्चन की ऑटोमेटिकली जो खूबसूरती है ना, वो खुद आ जाएगी, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा। बस ये है कि थोड़ी सी अलाइनमेंट सीधी रखें आप, तो आपका क्वेश्चन वैसे ही अच्छा लगेगा। इसका हम टोटल कर लेते हैं, कितना? 5,000। ये हमारे पास 2023 की डेप्रिसिएशन। अच्छा एक नहीं, वो 2024 में है। और नहीं ये 24 है।
ये 24 है। अब हम चलते हैं 2024 पे। अब अगर आप थोड़ी सी कॉमन सेंस अच्छी रखते हो तो ये यहां से आगे आप बढ़ सकते हो, लेकिन अगर प्रॉब्लम है कि आपको लगता है कि नहीं तो फिर लेजर में चले जाओ। और मैं हमेशा कहता हूं कि हर वर्किंग इंडिपेंडेंट रखो, एक वर्किंग दूसरी वर्किंग की मोहताज ना हो जाए तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर ना हो तो ज्यादा बेहतर होता है, ताकि हम जहां से भी काम शुरू करें हमारा काम होना शुरू हो जाए। अब अगर हम 2000 जाते हैं उस वर्किंग के अंदर, डेप्रिसिएशन फॉर दिसंबर 2020, इसमें एक प्रॉब्लम आता है। अगर आप लोग लेजर के साथ करते हो तो बगैर प्रॉब्लम के काम हो जाए, अगर लेजर के साथ नहीं करते हो तो हो सकता है आपसे कोई छोटी मोटी गलती ना हो जाए, जब डिस्पोजल भी साथ है। मेन तो हमने अब क्या करना है, पहला स्टेप हमारा क्या है, 120 ब्रॉड ऑन कितना है, कितना है ब्रॉड ऑन, 5 लाख जमा 2 लाख जमा 3 लाख, 7 लाख कितना है, 9 लाख, 10 लाख, 10 लाख का ब्रॉड ऑन। तो देखो ना 5 लाख का आपका ब्रॉड ऑन है एसेट, मैं कॉस्ट पूछ रहा हूं, बुक वैल्यू नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा हूं, कॉस्ट। 2 लाख का फिर 5 लाख के साल खरीदे 10 लाख, ये आ गई मेरे पास कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,20,000 पहले थी और 50,500 अब बात। अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं तो मेरे पास बन जाएगी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब जरा ध्यान से बातें सुननी है। पहली बात तो ये कि मैंने वर्किंग्स की अप्रोच से थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल किया और यहां पर मैंने लिख लिया 10 लाख माइनस, मुझे पता था कि ये पहले की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है और इसमें इस साल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगी, तो ये बन जाएगी अगले साल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो करो जरा प्लस 27, ये बात भी समझ लगी है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पेपर फेल या पास आपका होना है, ना बात समझ लगे तो आपने पूछा, ठीक है, किसको नहीं समझ लगी। देखिए अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए ना, जो 2,20,000 है वो पहले से ब्रॉड ऑन पड़ा हुआ है। इस साल की डेप्रिसिएशन क्या करते होते हैं, हर साल पिछली एक्शन में ऐड होती जाती है, इसलिए तो अक्यूमुलेटेड कहते हैं। तो अगले साल के लिए जो अक्यूमुलेटेड एक्शन होगी वो 2,20,000 भी होगी और जो पिछले साल वाली डेप्रिसिएशन है वो भी उसके अंदर ऐड हो जाएगी। क्या 50,500, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम आएगा, वो डिस्पोजल के केस में आएगा इस मेथड के तहत, लेकिन वो जो दूसरा मेथड है ना उसके अंदर नहीं आता, वो डायरेक्ट सीधा सीधा बनना चाहता है जी। हाँ माइनस करके लिख सकते हैं, मैंने वही कहा ना कि डायरेक्ट लिख दो, मैं तो डायरेक्ट लिखता हूँ, ये इसलिए आपको लिखवा रहा हूं कि अभी ना थोड़ा सा जैसे डिस्पोजल आएगा ना तो उसमें थोड़ा सा एक इशू आता है, तो उसके लिए ये थोड़ा सा एक मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ जी, तो हमारे पास कितनी वैल्यू बच गई, या डायरेक्ट आप ऐसा कर लो मल्टीप्लाइड बाय 7 to 9 7 to 9 5। अब उसके बाद डिस्पोजल करते हैं तो डिस्पोजल तो इसमें है नहीं, एडिशन कर लें, एडिशन है 1,620, कितने का एडिशन है 7 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 7/12 40833। हाँ जी, इसको प्लस कर दें, ये हमारे पास 2 सालों की डेप्रिसिएशन आ गई। अब हम चाहें तो इसकी जर्नल एंट्री पास कर लें, चाहे तो इसके लेजर बना लें, मतलब जो मर्जी करना चाहे इसका हो सकता है। मतलब वर्किंग के बाद हम आगे फर्दर जो भी बातें करना चाहेंगे तो इतनी वर्किंग है इसकी, क्योंकि डिस्पोजल तो इसके अंदर है ही नहीं कि हमें दूसरी डेप्रिसिएशन भी चाहिए और अक्यूमुलेट डिस्पोजल की भी।
तो अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री बनाना चाहूं तो पेपर में जब जर्नल, क्योंकि यहां पर मैं आपको जिस अंदाज में समझाता रहता हूं आपकी वो पक्की हो जाती है, किसी भी लेवल पे, चाहे टैक्स के अंदर, इवन के लॉ के अंदर जर्नल एंट्री आ जाए, आ सकती है लॉ के अंदर भी। और मतलब जब कंपनी लॉ के अंदर ना वो जो शेयर की जब ट्रांजैक्शन होती है ना, तो वो जर्नल एंट्री पूछ, यानी कैलकुलेशन हमसे पूछ सकता है। जर्नल एंट्री जहां भी आए उसका फॉर्मेट क्या होगा, डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट और हेडिंग में आएगा जर्नल। जर्नल मतलब अगर यहां पर कंपनी का नाम आ जाएगा, यहां पर आप लिखोगे ये किसी भी बुक में अगर आपसे जर्नल एंट्रीज पूछी जाएंगी ना, मैं अभी जिस अंदाज में मर्जी पास करवाऊं, पेपर में जर्नल एंट्रीज का यही फार्मूला है, फॉर्मेट। और आपने ये सॉल्यूशन में पूछे तो करना है, वरना अगर वो वर्किंग में करनी है ना आपने, वो आपके जैसे मर्जी कर लो, बगैर डेट के कर सकते हो, बगैर ये कुछ भी नहीं लिखने की जरूरत, वो डायरेक्ट एंट्री पास करके आप अपनी पोस्टिंग कर सकते हो। तो यहां पर हम डेट लिखेंगे, यहां पर हम पर्टिकुलर या डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, यहां पर डेबिट और यहां पर सबसे पहले ब्रॉड ऑन की तो एंट्री होती नहीं है, तो हमने एक एसेट खरीदा 1423, पीपीई डेबिट, कैश क्रेडिट 200,000। फिर 11023 पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट 3 लाख। फिर 31 दिसंबर 23 डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड, कितने से 505। ये हमारी डेप्रिसिएशन की एंट्रीज पास हो गई 2023 की। अब अगर हम 2024 पे जाएं तो 24 में 1624 को एक एंट्री पास होगी पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट 7 लाख से। और फिर 31 दिसंबर 24 को डेप्रिसिएशन टू accumulated depreciation 113783 ये हमारी एंट्रीज पास। अच्छा, पेपर में एक नरेशन का भी मसला आता है। अगर वो कहता है नरेशन नॉट रिक्वायर्ड तो फिर तो फायदा होगा, अगर वो कहता है विद नरेशन तो नरेशन लाजमी लिखनी पड़ेगी, और अगर है साइलेंट तो फिर हमने अपनी मर्जी करनी। मतलब 3 अप्रोचेस हो सकती है ना, कहता है नरेशन नॉट रिक्वायर्ड तो फिर बिल्कुल यही है फॉर्मूला, लिखना ही कुछ नहीं। अरे कहता है विद नरेशन, और उसने 2-3 दफा ऐसा सवाल कहा है कि नरेशन के साथ एंट्री पास करें। और अगर वो कहता है साइलेंट है तो फिर हम अपनी मर्जी करेंगे, टाइम के हिसाब से देखेंगे, टाइम है तो नरेशन लिख देंगे, और अगर टाइम नहीं है तो नरेशन नहीं लिखेंगे। अब नरेशन है क्या, मिसाल के तौर पर इस एंट्री की आपने नरेशन लिखनी है, तो आपने लिखना है पीपीई या व्हीकल या जो भी एसेट है परचेज्ड, बस ये जिसकी एंट्री पास की है ना, आपने उसको एक सेंटेंस छोटा सा समराइज्ड फॉर्म में सेंटेंस बना के लिखना है, वो नीचे इसके बिल्कुल ऐसे इस जगह पे, ताकि जो आपने ऊपर वाली एंट्री पास की है ना उसे ये पता हो कि ये आपने किसकी एंट्री पास की। तो आपने लिखना है परचेज ऑफ एसेट की एंट्री है, ये नरेशन है परचेज ऑफ। इसकी भी सेम नरेशन होगी, इसकी क्या नरेशन बनेगी, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। अब आप कहते सर साथ आगे ये भी लिखना चाहिए कि 23, वो इधर लिखा हुआ है, सिंपल आपने लिखना है ये किसकी एंट्री है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। और बिल्कुल इस तरह फिर ये है परचेज ऑफ एसेट, ये है डेप्रिसिएशन फॉर द, लाइन लगा के नहीं, आप वैसे ही, क्योंकि नीचे वाली लाइन लिखी हुई है ना, वो जो लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर आपने नरेशन लिख देंगे। तो इसके भी अगर वो खुद से कहेगा तो इसके स्पेसिफिक मार्क्स होते हैं। हाँ जी, लेजर तो बना लोगे इसके,
पहले कौन सा लेजर बनाए, कॉस्ट या 1,123 ब्रॉड ऑन 5 लाख था और 1,423 कैश 2 लाख था, 1,1023 कैश 3 लाख। ये थी 2023 की आपकी ट्रांजैक्शन। ये टोटल ट्रांजैक्शन आपकी किस साल की है, 2000। फिर हमने क्लोज किया तो हमारे पास आ गया 1 मिलियन। December 23 कैरिड और जो पिछले साल का कैरी डाउन होता है वो अगले साल का फिर अगले साल वही काम करना है। मेन एसेट की जो सबसे बड़ी चेंज आता है ना वो इसकी खरीद और फरोख्त, खरीदा तो डेबिट, बेचा तो क्रेडिट। किस डेट को खरीदा जी, 1/6/24 कैश 7 लाख। डिस्पोजल की शक्ल होती है वो भी। डन। अब फिर साथ इसके क्या बनाया, क्यूमुलेटेड डेप्शन का लेजर। आप लोग ना सालाना वर्किंग भी कर सकते हो, मतलब 1 साल की डेप्शन की वर्किंग कर लो, 7 लेजर बना लो, सारे लेजर या जो एंट्री पास करनी, फिर अगले साल की वर्किंग अगले साल का सारा, ऐसे भी कर सकते हो। तो हमने क्या करना है, हमने कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाना है जिससे हमारा टाइम और एक्यूरेसी इंप्रूव हो, मतलब हमारा टाइम भी कम लगे और गलती के चांसेस भी कम हो। तो अभी तो हम सीख रहे हैं डिफरेंट मेथड के साथ, तो एंड पे जब हमारा फाइनल रिजल्ट बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि हमने पेपर में कौन सी अप्रोच इस्तेमाल की। अब अगर आप साथ साथ लेजर बना रहे होते हो तो उससे क्या फायदा होना था, accumulated depreciation, one 123 ब्रॉड ऑन 2,20,000। 31 December 23 depreciation 505। क्लोज कर देंगे, खत्म होगी बात। 2705 31 December 23 कैरिड ऑन। हम चले गए नेक्स्ट 1/120। पिछले साल का कैरी डाउन और अगले साल का ब्रॉड ऑन हमेशा बराबर होता है, एक ही चीज होती है। हाँ जी, 270500, फिर दिसंबर 24 डेप्रिसिएशन 384283। तो दिसंबर 24 कैरिड ऑन 384283 384283। अगर आप लोग ये लेजर अपना साथ साथ बना रहे होते तो आपको जो चाहिए होता है ना ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू, वो यहां से फाइंड हो जाती। मिसाल के तौर पर आप अगर देखें अपनी वर्किंग ये वाली, अपनी डेप्रिसिएशन की इस वर्किंग में देखें
ये कौन सी डेट लिखी हुई है, और यहां पर आपने किस दोनों को माइनस किया हुआ है, 5 लाख को और 2 लाख। आप चाहो तो अपने क्वेश्चन से ये डाटा उठा लो या लेजर में देखें आपको किस डेट की कॉस्ट और बुक वैल्यू चाहिए थी, 1123। तो आप कॉस्ट के लेजर से कॉस्ट उठाएंगे उस डेट की, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वैल्यू उठाएंगे। अब अगले साल के पहले साल का तो कोई मसला नहीं होता क्योंकि सवाल के अंदर गिवन होता है। अगले साल देखें, अगले साल हमारी कॉस्ट कितनी है 1124 को 1 मिलियन, और अक्यूमुलेटेड एक्शन का ब्रॉड और उसी डेट को देखें 2705, और अपनी वर्किंग में जाकर देखें कि जो आपने काम किया है यही तो किया है। तो अगर आप साथ साथ लेजर बनाते जाएंगे ना तो लेजर का डाटा ही ब्रॉड ऑन में इस्तेमाल हो जाता है, तो हमें खुद से प्लस माइनस नहीं करना पड़ता कि जैसे हमने यहां पर किया था ना 5 लाख में 2 लाख और 3 लाख ऐड किया और 2,20,000 में 50,500 ऐड करके दोनों को लिखा था। अगर इस चीज के ऊपर आपकी अप्रोच अच्छी है, आपको गलती करनी चाहिए तो लिख दो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपको प्लस माइनस में इश्यू आ रहा है तो लेजर के ब्रॉड उठाकर आपस में माइनस कर, फिर आपको साथ साथ हर साल के लेजर साथ साथ बनाने पड़ेंगे। क्लियर होगी बात। और अगर वो हमसे बुक वैल्यू पूछता है कि भाई बुक वैल्यू बताएं साल के एंड की, तो क्या बताओगे, एक ये इसको आपस में माइनस करेंगे तो ये किस साल की बुक वैल्यू आएगी, दिसंबर 2022 की और 23 की, और इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो दिसंबर 2024 की बुक वैल्यू। और अगर मैं पूछूं इस बुक वैल्यू को एसओपीएल के अंदर लिखा जाता है या एसओसीआई के अंदर, एसओएफपी के अंदर या बैलेंस शीट के अंदर, ठीक होगी बात। चलें जी, अब आते हैं फाइनल क्वेश्चन। छोटा सा करना है क्वेश्चन ताकि विद इन टाइम कवर हो जाए, और WDV मेथड के इसके बाद हमने किसी और दुनिया में चले जाना है। ये डेप्रिसिएशन का वो फाइनल क्वेश्चन है जो छोटा सा है, क्योंकि जो वैसे भी जितना जल्दी हो सके अब इसको, जल्दी तो जो होना है अब उतना ही होना है, क्योंकि जो नई स्कीम के हिसाब से आ रहा है ना वो काम वो थोड़ा ज्यादा अच्छा आ रहा है। ज्यादा अच्छे से मुराद है कि उसने अकाउंटिंग के सारे पेपर इंक्लूडिंग इंट्रो उसने सिलेबस ऐड कर दिया, मतलब कम नहीं किया, सिलेबस बढ़ गया। इवन के इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के सिलेबस में नया टॉपिक पार्टनरशिप भी उसने ऐड कर दिया। पहले पार्टनरशिप की अकाउंटिंग नहीं थी हमारे सिलेबस में, उसने ऐड कर दी। और FR1 के अंदर उसने 3 टॉपिक ऐड किए, 2 निकाल दिए जिससे हम पास होते थे। अब तो नहीं, आप अब वो 2 टॉपिक आपने 2 दफा पढ़ने हैं। यहां पर FR1 में पढ़ लोगे और फिर वो चले गए FR2 के अंदर, वहां दोबारा पढ़ लोगे। आप एक टॉपिक या 2 टॉपिक जो नए, बल्कि 4 टॉपिक ऐड किए उसने, वो टॉपिक फाइनल में या पता नहीं कैसे पढ़ोगे वो इस तरह से कि एक IS 38 है, वो इस टाइम FR2 में है। अब आप FR1 में पढ़ रहे हो और अगर पास हो गए आप चले जाओगे FR2 के अंदर और IS 30 आ जाएगा FR1 के अंदर। तो ये एक वजह है। तो अगर आपने अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो फिर FR1 का पेपर पास ना करना अभी, अगली दफा वो स्टैंडर्ड पढ़ लेना सारे, फिर उसके बाद आगे चले जाना। हाँ वो एक पढ़ लेंगे, हाँ वो वैसे पढ़ लेना। नहीं आई कैप को ना ये स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि जब ये सिलेबस वगैरह चेंज करते हैं ना तो फिर एक अटेम्प्ट में कम से कम ऐसा होना चाहिए कि वो जो चेंज हुए हैं ना, जो नहीं पढ़े, जैसे जाहिर सी बात है हम अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं तो हमें तो हर स्टैंडर्ड पढ़ के जाना चाहिए। तो वो हर स्टैंडर्ड पढ़ने के लिए नहीं, एक फिर वो मसला ना आ जाए कि हम लोग जो IS 38 जैसे है कि आपने कभी जिंदगी में पढ़ना ही नहीं है, फिर वही है ना खुद से अट जाए। वो होता तो IS 16 की तरह ही है, लेकिन खुद से जितना समझ लगा वही पढ़ेंगे फिर। ये किधर गया?
हाँ जी, ये जो 4 पेपर कर रहे हैं ना और 7 दुआएं भी मांग रहे हैं, मतलब उनके चारों पास हो जाए तो वो 8 देंगे। और जो पेपर 3, 2 या मतलब 4 पेपर से लेस देन 4 पेपर कोई भी करेगा ना, और या किसी भी तरह से ना हुए, तो उनके 9 पेपर होंगे, क्योंकि सिर्फ 8 पेपर उनके होंगे, वो पेपर उनका एग्जाम्प्ट होगा जिनका ग्रुप ए कंप्लीट पास हो जाएगा सितंबर के अंदर। मतलब 4 पेपर पास होना जरूरी है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा है ना कि पढ़ना भी है, दुआएं भी मांगनी है कि वो चारों पास भी हो। और दुआएं भी फिर इस तरह से काम आती हैं कि पहले मेहनत बाद में दुआएं, ठीक है। इतनी एक मेहनत कर, हाँ अगर ये बाकी जो बातें हैं ना, टाइम मैनेजमेंट या रेस, वो कुछ कोई चक्कर नहीं होता। 2 पेपर रखकर भी मैनेज नहीं होते कभी कभी, अगर आपने टाइम वेस्ट करना है तो। मतलब आप जो 2 खवातीन बैठी हैं वो चुगलियां करना शुरू करें और 4 घंटे लगा दें, और वो 4 घंटे बंदा पढ़ ले, तो अगर ये चीजें आपने ये देखनी है कि सिर्फ खवातीन ही नहीं, लड़के भी मतलब कोई टाइम अगर वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर टाइम वेस्ट होगा ना तो फिर एक पेपर भी नहीं होता। और अगर टाइम मैनेज कर लो तो 4 पेपर का टाइम मैनेज हो जाता है। ये मैंने देखा है, क्योंकि मैंने बच्चों को सी फैम में भी 4-4 पेपर पास करते देखा है, तो फिर वो टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं आता। फिर ये होता है कि बंदा जो अनहेल्दी एक्टिविटीज होती है ना, यानी जिसमें हम कहते हैं कि एवं ही बंदा दोस्तों के साथ निकल जाए हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, या इस तरह से हर चीज का टाइम रखो। जैसे अभी आप लोग फ्री हुए थे कुछ दिन, आपके पास ये 8-10 दिन थे यार पेपर के बाद के, तब आप आउटिंग करनी है, जिधर आना जाना है, वो बंदा मैनेज करे। जैसे क्लासेस स्टार्ट हो जाए फिर बहुत अच्छा पढ़े। हमारी कुछ अवाम ऐसी होती है कि वो कहते हैं कि छुट्टियों में हम पढ़ेंगे। मतलब मिसाल के तौर पर अभी ऐसे जब ये बच्चे पढ़ रहे थे जो आपसे पहले बैच शुरू हो गया था, अब वो क्या प्लान करके गए जी 10 छुट्टियां आ रही हैं, हम 10 छुट्टियों के अंदर ना बहुत अच्छा पढ़ेंगे। भाई वो छुट्टियां पढ़ने के लिए थोड़ी होती है, वो तो आपने रिलैक्स करना होता है। आप साथ साथ अच्छा पढ़ो, छुट्टियां का बेड़ा गर्क ना करो और फिर बंदा पढ़ता पढ़ता भी नहीं है। मतलब छुट्टियों में बंदा परेशान होता है मैंने पढ़ना है, और पढ़ाई वाले दिनों में बंदा सोच रहा होता है कि छुट्टियां हो जाए। तो ये चीजें जो आप खराब करते हो ना, मिस मैच हो जाता है काम। चले जी, नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन करना है, वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मेरे पास ब्रॉड होना है 124 का ₹600,000, और इस दिन की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ₹280,000 at 1/7/24 asset purchased for ₹250,000 at 30th September 24 asset sold for ₹120,000 which was purchased at 1/1/2019 for ₹200,000. Rate of depreciation 10% WDV, year end 31st December। हमने सिर्फ 1 साल का काम करना है, 1 साल की एंट्री, 1 साल की डेप्रिसिएशन, 1 साल के लेजर। तो अगर पहला साल है ना तो हम डायरेक्ट वर्किंग से कर सकते हैं, बाकी साल नहीं कर सकते। बाकी साल भी कर सकते हैं लेकिन उसमें लेजर अप्रोच अच्छा रहता है, पहला साल डायरेक्ट हो सकता है। हाँ क्वेश्चन लिख लिया? Yes, sir. Yes.
चलो जी, फिर हम आते हैं जी सबसे पहले डेप्रिसिएशन के वो जो 3 स्टेप है वो कौन कौन से। सबसे पहले ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल, क्या इसमें ऐसा करना है ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल? बिल्कुल करना है। दूसरा डिस्पोजल और फिर अब जरा जो बात समझने वाली है सीखने वाली है बस वो पहला ही स्टेप है, ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल। डेट है 1/1/24, ब्रॉड ऑन की डेट लिखते हैं। अब मैंने ब्रॉड ऑन में से डिस्पोजल माइनस करना है। अब पहले ये मुझे बताएं, हम ब्रॉड ऑन की कॉस्ट लेते हैं या उसकी बुक वैल्यू लेते हैं? ब्रॉड ऑन के हिसाब पर यहां पर उसकी कॉस्ट लेंगे या बुक वैल्यू? अगर हम ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू लेते हैं तो उसमें से जो डिस्पोजल माइनस करेंगे उसकी भी बुक वैल्यू लेंगे। बात समझें, अगर हम ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू ले रहे हैं तो फिर डिस्पोजल, क्योंकि सेम यूनिट आपस में माइनस करने हैं ना। अब अगर आप ब्रॉड ऑन की ले लें डिस्पोजल बुक वैल्यू और उसमें से डिस्पोजल की कॉस्ट माइनस कर दें, अब आप खुद बताएं ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू। दो अप्रोचेस यहां पर इस्तेमाल करनी है और इसी अप्रोचेस में यहां पर ना आपके पास दो तरह से कर सकते हो। ये वाला स्टेप दो मेथड है। एक मेथड, मुझे बताओ ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू क्या है? ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू 3 लाख। ये है ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू, ये है ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू माइनस डिस्पोजल की भी बुक वैल्यू। ये आपको समझाने के लिए सब कर रहा हूं, बाद में नहीं करेंगे ऐसा। ये 3,20,000 सबको समझ लगा? ये कैसे आया? यहां पर देखें, आपके पास ये कॉस्ट थी और उसमें से आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दी। अब आप मुझे बताएं, ये जो 6 लाख है ये है कॉस्ट, 2,80,000 उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दी तो ये हमारे पास आ गया 3,20,000। ये 3,20,000 है 1/1/24 पे बुक वैल्यू। अगर मैंने इसमें से 2 लाख माइनस कर दिया जो कि एसेट बेचा है, तो मैं बुक वैल्यू में से कॉस्ट माइनस कर रहा हूं। बुक वैल्यू में से तो प्लस माइनस करने के लिए सेम यूनिट होना जरूरी है, तो उससे भी मैं बुक वैल्यू माइनस करूंगा। अब मैं बुक वैल्यू फाइंड कैसे करूं? अब जहरी सी बात है, किसकी बुक वैल्यू चाहिए? डिस्पोजल की। अब कब खरीदा था एसेट आप? 1/1 कितने का खरीदा था? अब समझना भी है क्योंकि इसमें ना बहुत खिचड़ी बनानी है हमने, बनती नहीं है लेकिन हम बनाएंगे, ताकि ना इसके 4-5 मेथड बनाएंगे, फिर उनमें से एक मेथड आगे लेकर चले। समझाऊंगा चारों। मल्टीप्लाइड बाय 10%। 2019 की डेप्थ कितनी आई होगी? 20। 1,80,000। डन। अगर मेथड होता स्ट्रेट लाइन तो डेप्रिसिएशन आती जाती 20,000, लेकिन मेथड है WDV। तो अब अगली डेप्रिसिएशन कब इस्तेमाल होगी? दिसंबर 20 में। ये थी दिसंबर 19 की डेप्रिसिएशन। दिसंबर 20 में क्या आता? 10%, 18,000। 1,80,000 में से 18,000 माइनस करो, 162। फिर मैं चला गया दिसंबर 21, मल्टीप्लाइड बाय 10%, 16,200। कितना बच गया? 145। दिसंबर 22 मल्टीप्लाइड बाय 10%, कितना आ गया? 1458। ट्रांसपोजिशन एरर कितना आ गया? 131। दिसंबर 20 मल्टीप्लाइड बाय 10%, 13122।
कितना? 11 809 एसिड का बेचा था। अब ना थोड़ा सा मेच्योरिटी के साथ सोचना है, बड़ों वाली सोचना, जरा ध्यान से लिखना। लिख लिया या चलो अभी फिर लिखना भी छोड़ दे, 1 मिनट के लिए लिखना नहीं है। आप देखें, आपने ये जो बुक वैल्यू है ना, ये डेप्थ माइनस होती जा रही है, ये बुक वैल्यू है। ये जो आपने बुक वैल्यू फाइंड की है, ये किस दिन की बुक वैल्यू है? 31 दिसंबर 2023 या 1124। ये जो डेप्रिसिएशन है ये है 31 दिसंबर 2023, या इसको क्या कह सकते हो, क्योंकि जो पिछले साल की बुक वैल्यू, पिछले साल के एंड क्लोजिंग बुक वैल्यू होती है, वो अगली ओपनिंग बुक वैल्यू होती है। एक और बात बताओ, हमने ये एसेट बेचा कब है, उसकी डेट का पता है? 30 सितंबर 24 के अंदर। क्या ये बुक वैल्यू उस दिन की है? ये बुक वैल्यू कब की है? 1124 की। हमें वो वाली बुक वैल्यू सितंबर की चाहिए या हमें ये ही चाहिए? अब देखिए, आपने जब माइनस करना है तो किस डेट को माइनस कर रहे हो? तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के तहत जिस दिन की वैल्यू, उस जिस दिन का टाइम, हर वैल्यू उस दिन पे लेकर आओ, फिर आपस में माइनस करो। फाइनेंस के अंदर हमने ये सीखा था कि अगर एक वैल्यू तीसरे साल पड़ी हुई है, एक वैल्यू 5वें साल पड़ी हुई है, आपने उनको प्लस करना है, तो किसी एक टाइम पर लेकर जाओ उसको। तो अगर आप लेकर चले गए ना सितंबर के अंदर, और ये ब्रॉडन किस दिन का है? 1124 के अंदर, तो फिर अगर आप माइनस करेंगे तो फिर ये वैल्यू माइनस नहीं होगी, क्योंकि उनका टाइम सेम नहीं है। तो जब भी ब्रॉडन में से डिस्पोजल का ब्रॉडन माइनस करोगे, तो उस डिस्पोजल की जो बुक वैल्यू फाइंड करोगे वो किस डेट की होनी चाहिए? ब्रॉडन के डेट वाली, उस साल के शुरू वाली। इसका मतलब है हमें सितंबर तक जाने की जरूरत नहीं है, हमने कहां तक लेकर आना है उसको? 1124। ये बात समझ लगी कि आपने अपने एसेट की बुक वैल्यू ब्रॉडन की डेट तक फाइंड करनी है, ब्रॉडन में से माइनस करने के लिए, क्योंकि वरना आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी और सारा फाइनेंस पड़ा बेकार चला जाएगा। क्योंकि फाइनेंस के अंदर इवन के हम वैल्यू कंपेयर भी नहीं करते थे जब तक कि टाइम नहीं सेम हो जाता था। तो टाइम सेम होना जरूरी है। हम सबको अलग अलग क्यों करते हैं? डिस्पोजल को अलग कर देते हैं, एडिशन को अलग कर देते हैं, ब्रॉड ऑन को अलग कर देते हैं, टाइम की वजह से उनके टाइम चेंज होते हैं। तो सारा फाइनेंस हम डेप्रिसिएशन पर अप्लाई कर रहे होते हैं, और मैं अभी थोड़ा सा प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा। तो मैंने क्या किया, आगे नहीं जाना, मैंने यही वैल्यू यहां से माइनस कर दी 118098। अभी मैं वो परसेंटेज वाली साइड पर ना जाओ, अभी कॉन्सेप्ट वाली साइड पे जाते हैं। ये बात समझ लगी है? तो अब ये एक बात पक्की करो कि जब भी हमने ब्रॉड ऑन में से बुक वैल्यू माइनस करनी है ना, तो डेट कौन सी आनी चाहिए? ब्रॉड ऑन वाली डेट आनी चाहिए। मतलब जिस साल की डेप्रिसिएशन लेते हैं, ब्रॉड ऑन की डेट वही उस साल की पहली डेट होती है, 1124 या जो भी डेट होगी। अब एक और तरीका भी था, अगर मैं आपसे ये पूछूं, आपने एसेट खरीदा था 1119 को 2 लाख का, हर साल उसकी वैल्यू 10% कम होती गई, फिक्स रेट से कम हो रही है या नहीं, वैल्यू उसकी फिक्स जा रही है या डिफरेंट? अगर फिक्स वैल्यू जा रही होती है ना, वो होता है सिंपल इंटरेस्ट, और अगर वैल्यू का चेंज हो रही होती है वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो आपने इतना ज्यादा काम किया है, अब सिर्फ टाइम काउंट कर लेते हैं। 2019 का एक साल, 19, 20, 21, 22, 23, 5 साल, 5 साल की फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो आपका एग्जैक्ट यही आंसर आता। 5 साल की, जैसे करके दिखाता हूं मैं। बुक वैल्यू का फार्मूला होता है, बुक वैल्यू इज इक्वल टू, ये बुक वैल्यू क्या है आपकी? फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। बीवी कहां कब मिलेगी? फ्यूचर में। बुक वैल्यू फ्यूचर में मिलनी है, और कॉस्ट तो आपकी जो पहले अकर हो चुकी है, जो आपको लग भी रही है। ये रेट आ गया और ये टाइम आ गया। तो हम अगर 2 लाख
इंटू 1 माइनस 0.10 की पावर 5 करते तो चेक करो जरा आपका आंसर कितना आ रहा है। तो क्या फाइनेंस पढ़ने का कोई फायदा हासिल करना चाहिए? इसको और मजीद थोड़ा शॉर्टकट कर दे। पेपर में आपने क्या करना है, 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय, अगर वैल्यू बढ़े तो 1+%, कम हो तो मैं लिखने लगा हूं 0. इसके ऊपर जितनी पावर लिखोगे उतने साल के टाइम की बुक वैल्यू आ जाए करेगी। आपको 5 साल बाद बुक वैल्यू चाहिए, यहां पर 5 लिख देना। आपको 4 साल बाद की बुक वैल्यू चाहिए, यहां पर 4 लिख देना। आपको 3 साल की बुक वैल्यू चाहिए, यहां पर प्रूफ के तौर पर आपके पास ये बुक वैल्यू पड़ी हुई है, ये पहले साल की बुक वैल्यू, ये दूसरे साल की, ये तीसरे साल की, ये चौथे साल की, ये 5वें साल की। आप ये टाइम चेंज करके देख लें, आपकी बुक वैल्यू मैच कर जाएगी। तो पेपर में सारी दुनिया इस तरह से कर रही होगी और आप लोगों ने डायरेक्ट फार्मूला लगाना है और आपने बुक वैल्यू फाइंड करना। कौन सा सेकंड वाला फार्मूला? ये 1 माइनस आर करके मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। 1 माइनस 10% को मैंने 0.90 लिख दिया। तो पेपर में हम डायरेक्ट लिख देंगे। और अगर बढ़ाएगा तो डेप्रिसिएशन में कभी नहीं बढ़ता सर, कम डेप्रिसिएशन में आने वाली वैल्यू हमेशा कम होती है। मैंने कहा ना कि आई कैप ने पिछले 2 अटेम्प्ट में अपने सॉल्यूशन के अंदर ये इस्तेमाल कर लिया है। ये 5 साल आपने जी तो सर ये 24 के भी तो 9 माह है। हाँ, सवाल रेज किया है कि 24 के भी 9 मंथ हैं। हमें बुक वैल्यू इस टाइम कब की चाहिए थी? ब्रॉड ऑन की 2023 के एंड तक। हमने वहां तक, अगर आपको बुक वैल्यू चाहिए ना अगले 9 महीनों की भी, तो टाइम है और आगे ले जाते, लेकिन वो अभी मैं नहीं बताऊंगा, वो कल बताऊंगा, क्योंकि अगर आज ही सारा बताएगा तो फिर आप कल नहीं होगे। तो इसलिए कल की बात कल, हाँ नहीं मंडे को ही, कल की बात कल पे रखेंगे। अभी यहां तक चलते। अब दूसरी बात, इधर जरा वापस आओ। तो हम बुक वैल्यू दोनों तरीकों से फिलहाल फाइंड किया करेंगे। अब आपने नहीं करनी फाइंड, मुझे पता है इस तरीके से आपने हमेशा उसी पे ही जाना है, लेकिन कल इसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे। कल मतलब मंडे को। तो आज वो कुछ लोग छुट्टी में भी हैं, वो रास्ते बंद होने की वजह से। तो कल फिर मंडे को ना हमने इसकी फुल डिटेल में काम करना है। अभी हमने एक दूसरा अभी क्या करेंगे, ये हमारा पहला स्टेप हो गया, ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू माइनस, हम इसके ऊपर रेट अप्लाई कर देंगे 10%। फिर उसके बाद आगे दूसरा स्टेप क्या होगा, डिस्पोजल मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 9 बाय, ये डिस्पोजल की जो 9 मंथ के बारे में आप बात कर रहे हो ना, वो इस साल डेप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर एडिशन है। एडिशन कितना है, 2,50,000 का, मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय, तो इस तरह से हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। दूसरी जो टेक्निक मैं बताने लगा था वो ये है कि यहां तक ये दोनों तो सेम है, उसमें क्या तरीकाकार कर सकते हैं। आपके पास ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट 6 लाख ब्रॉड ऑन की ओरिजिनल कॉस्ट, और जो एसेट बेचा है वो कितने का था। आप कहेंगे सर ये तो हम करते होते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर, ये होगी कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,20,000 2,80,000, और यहां से माइनस कर देंगे जो एसेट बेचा है ना उसकी डेप्रिसिएशन 20,000 18,000 16,200 14,580 13,122, ये चारों को 4 सालों 5 सालों को डेफिनेट प्लस करेंगे और वो यहां से माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आ रही है, इन पांचों को प्लस करके कितना आ रहा है 81,902। अब इसका नेट आंसर फाइंड करना ना, तो वो भी इसके डिफरेंस के बराबर आएगा। यानी ये तरीकाकार क्या था भला, कॉस्ट में से कॉस्ट निकाल दो, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता दो, माइनस कर दो, तो जो बाकी बच जाएगी वो विदाउट कॉस्ट बच जाएगी
ब्रॉड ऑन की और विदाउट अक्यूमुलेटेड ऑप्शन बात जाएगी, तो फिर उनको आपस में माइनस कर दो। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन जिस मेथड को हमने अडॉप्ट करना है ना, वो नेट वाला तरीका ज्यादा बेस्ट होगा कि डायरेक्ट आपस में माइनस करके चले। ठीक होगी बात। चले ये हम फिर मंडे को स्टार्ट करेंगे इससे। अभी आपने जो क्वेश्चन कर, हाँ ये सब हो जाता है, हो जाता है। क्वेश्चन देख लें जो आपने कल घर से करके आने हैं। नहीं, ये तो हमने, ये जो फार्मूला है ना, ये तो हमने मंडे को समझना है। ये तो ऐसे ही ना, छोटा सा ऐसे ही तंग करने के लिए कि घर जाकर आपको आराम से नींद ना आ जाए कहीं। अच्छा, आपने ये बेसिक क्वेश्चन कर लेने हैं 19, 20, 21, 22। हाँ, जो रिक्वायरमेंट है बस वही कर देना, 19, 20, 21, 22। जो लिखा हुआ है वही, जो लिखा हुआ है उसी को फॉलो।